नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात नगरीय निकाय चुनाव की। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत के लिए जी जान से जुटी हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने अपने 13 महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दरअसल सोमवार को दिल्ली में सीएम शिवराज ने अमित शाह के साथ बैठक की थी, जिसमें इन नामों पर आला कमान ने मुहर लगाई। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 16 नगर निगम में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें से 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि इंदौर, रतलाम और ग्वालियर में नामों को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। वहीं कांग्रेस में भी अभी एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। आज चर्चा इसी पर कि कौन किस पर फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है सत्ता के इस सेमीफाइनल में, और 3 नामों को लेकर आखिरकार पेच कहां फंसा है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। पहले कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की, तो अब बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने 16 में से 13 महापौर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फिलहाल ग्वालियर, रतलाम और इंदौर से प्रत्याशियों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुरैना से मीना जाटव, सागर से संगीता तिवारी, रीवा से प्रबोध व्यास, सतना से योगेश ताम्रकार, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, जबलपुर से जितेंद्र जामदार, कटनी से ज्योति दीक्षित, छिंदवाड़ा से अनंत ध्रुवे, भोपाल से मालती राय, खंडवा से अमृता जाटव को अपना उम्मीदवार चुना है। तो वहीं बुरहानपुर से माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टटवाल और देवास से गीता अग्रवाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने ग्वालियर, रतलाम और इंदौर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। ऐसे अभी 16 में से 13 महापौर प्रत्याशियों के नाम की आज मैं अभी घोषणा की है। मैं सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और इन प्रत्याशियों में ऐसे लोग हैं जिनकी समाज के अंदर उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर के काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार समाज में और संगठन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो इससे पहले कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें मुरैना से शारदा सोलंकी, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, सागर से निधि जैन, भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, कटनी से श्रेया खंडेलवाल, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह, सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। तो वहीं बुरहानपुर से शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा से विक्रम आहाके, रीवा से अजय मिश्रा, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और उज्जैन से महेश परमार को अपना मेयर प्रत्याशी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम महापौर प्रत्याशी चयन में बहुत बुरी तरह फंस गई है, पिछड़ गई है। 5 दिन बाद भी घोषित किए गए तो कमजोर प्रत्याशी। भोपाल में ऐसी प्रत्याशी जो पार्षद का चुनाव 2-2 बार हार गई, और उसके इतनी जद्दोजहद के बाद भी ग्वालियर, इंदौर, रतलाम में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस ने मेयर पद के लिए अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि किसके प्रत्याशी में कितना दम है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विकास बोंद्रिया जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, और अजय सिंह यादव हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी से मैं सवाल हूं, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश जी से एक न्यूट्रल पक्ष जान लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, अब तो आमने सामने किस तरह की टक्कर होनी है वो बहुत क्लियरिटी मिल गई है, लेकिन इस पूरी लिस्ट को देखकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है आपको? और बीजेपी में कुछ विधायक भी शामिल हुए हैं, लोकल स्तर पर भी कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो। किस तरीके से देखते हैं, और फिलहाल टक्कर किस तरह की दिख रही है दोनों पार्टियों में? देखिए लोकेंद्र जी, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, सबसे पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देता हूं।
उस लिस्ट से ये जाहिर होता है कि इसमें भाई भतीजावाद या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट उसने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। दूसरा, महिलाओं को भी तवज्जो दिया है। कुल मिला के जहां पेच फंस रहा है, जिन चीजों पर यहां जो डिसाइड नहीं हो कर पा रही बीजेपी, वो सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में कद्दावर नेताओं के बीच में सहमति ना बनना बड़ा कारण है। और एक मैसेज भाजपा इन चुनाव के माध्यम से देना चाहती है, जैसा कि आज आपने कहा कि एक इंडिपेंडेंट एसपी और बीएसपी के एमएलएज ने कांग्रेस भाजपा ज्वाइन की है, जिसके पीछे दो कारण हैं। एक तो राष्ट्रपति चुनाव भी आपको मालूम हो सामने है, और वो बहुत ही सेंटर बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव होने वाला है, जिसको देखते हुए फूक फूक पर कदम रखते हुए कांग्रेस भाजपा ने मध्य प्रदेश में ये चीज लाई है। और दूसरा, कहीं ना कहीं म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस और पंचायत पोल्स में भी भाजपा की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं इस तरफ है कि वो ये जनता में मैसेज देना चाहते कि बीजेपी आज बहुत मजबूत पार्टी है। कई दलों के लोग, इवन एमएलएज भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि आखिरकार इतने दिनों बाद, जबकि कांग्रेस कब चुनाव टिकट अनाउंस कर चुकी है, भाजपा पिछड़ती क्यों नजर आई? कहीं ना कहीं जो संगठन के रूप में महत्वपूर्ण पार्टी मानी जाती है, सुदृढ़ पार्टी मानी जाती है, उस पार्टी को निर्णय लेने में इतनी देर क्यों हो रही? क्या कांग्रेस ने बहुत मजबूत कैंडिडेट लाए हैं, या फिर उनमें आपस में जो लीडर्स के बीच में बैलेंस है या कास्ट इक्वेशन है, उनको सब चीज को ये फुलफिल ना कर पाने के कारण इतना डिले पार्टी ने अपने अनाउंस करने में किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ग्वालियर और इंदौर ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं, और इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में केवल ग्वालियर माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनका प्रभाव, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंदौर रीजन में भी पुराने समय से रहा है। तो हो सकता है कि सिंधिया की इन्फ्लुएंस के कारण पार्टी ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि यहां किसको टिकट दिया जाए। साथ ही ताई भाई का तो झगड़ा आपको पता ही है, लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन वहां पर एक तीसरा पेज भी फंस गया है। मैं आपको बताऊं, बीडी शर्मा और शिवराज सिंह के बीच में भी एक सहमति ना बन पाने के कारण वहां डिसीजन नहीं हो पा रहा है। एमएलएस के लिए भी लड़े हैं, लेकिन भाजपा ने एक चीज बड़ी अच्छी साफ जाहिर की है जिससे कि उसने किसी भी एमएलए को मैदान में नहीं उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कई एमएलए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को फील्ड में उतार दिया है। साथ ही जो मुख्य रूप से झगड़ा सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग के दो बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर संगठन में एक अपना बड़ा महत्व रखते हैं, ना केवल इस रीजन में बल्कि पूरे देश के अंदर, तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से एक ऐसा लीडर आए जो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हो, जिसकी एक लंबी प्रोफाइल हो पार्टी के साथ। जबकि सिंधिया का सोच ये हो सकता है कि शायद उनका कोई फॉलोअर या उनका कोई करीब, जैसा कि जो दो नाम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों नामों पर इन दोनों नेताओं के बीच में सहमति ना होने के कारण ये परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। जी लोकेन जी। विकास मोंद्रिया जी, ये दो बड़ी सीटें क्यों अटक गई सर, इसका जवाब भी अब पूछा जा रहा है। और यहां तक कह रही है कांग्रेस की जो लाए भी हैं, खासकर भोपाल में भी जो पार्षदी का चुनाव नहीं जीती उनको आपने मेयर का कैंडिडेट बना दिया, और दो इंपॉर्टेंट जो नगर निगम सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का, वहां क्या पेच फंसा हुआ है अभी भी इंदौर में और ग्वालियर में खासकर? विकास जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं। हाँ विकास जी, चलिए मैं आता हूं सर आपके पास। अजय सिंह यादव जी, उम्मीदवार सामने हैं सर, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि कमजोर उम्मीदवार उतार दिए। अब वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन कमजोर है कौन बेहतर है। अभी से कैसे तय कर लिया पार्टी ने, और आपका रतलाम का स्टेटस कहां तक पहुंचा सर? देखिए लोकेन जी, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं तो सभी तरह के नेताओं की राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हैं। भोपाल में जिस तरह की प्रत्याशी भाजपा को घोषित करना पड़ी, ना वो नई प्रत्याशी हैं ना नौजवान प्रत्याशी हैं। उसके बाद पार्षद का चुनाव 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को
टिकट देना स्पष्ट दिखाई देता है भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं थे और पूरी तरह से भाजपा के अंदर दिवालियापन था। इसी तरह अन्य जगहों पे भी भाजपा के यही हालात हैं। सतना में सांसद गणेश सिंह के भाई ने बगावत कर दी और बहुजन समाज पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह सार्वजनिक तौर पर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं कि पार्टी प्रत्याशी चयन में मेरी बात नहीं सुनी गई। इंदौर में ताई, भाई, बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जितने हो सकते हैं सभी अपने लोगों को दिलवाने के लिए पूरी दम लगा रहे हैं। उसके बाद भी सहमति नहीं हो पा रही है। विजय वर्गीय जी रमेश मेंदोला के लिए लगे हुए हैं, कई नेता मधु वर्मा के लिए लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को भी लड़ाए, इंदौर में उनकी हार तय है। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का झगड़ा सार्वजनिक हो चुका है। माया सिंह के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, सिंधिया जी अपने लोगों को दिलवाना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बिखर गया है और हमारे 15 प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहीं कोई विरोध नहीं, कोई बगावत नहीं, सभी जगह पार्टी एकजुट है। प्रत्याशी चयन में भी हम आगे निकल गए, प्रचार में भी आगे हैं। कल कमलनाथ जी इंदौर जा रहे हैं, संजय शुक्ला जी का नॉमिनेशन भरवाने, उसके बाद सतना जाएंगे, भोपाल जाएंगे। देखिए, हमारी चुनाव समिति की एक ही बार बैठक हुई है, उसमें 15 नाम तय हो गए। कल फिर से बैठक होगी, कल रतलाम का उम्मीदवार भी घोषित हो जाएगा और उम्मीदवार को संकेत दे दिए गए हैं, उनने अपना काम चालू कर दिया है। हमारे तो सभी पार्षद प्रत्याशी भी तय हो चुके हैं और मैं आपके चैनल पे गंभीरता से कह रहा हूँ, कल से हमारे पार्षद प्रत्याशियों की कल बैठक नाराज नेताओं को मनाने के लिए रखी गई है। अगर उम्मीदवार को संकेत दे दिए गए हैं, देखिए, संभावित 2 लोगों के बीच में बात थी, सर्वे रिपोर्ट आ गई है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी में फैसला हो रहा है और बैठक में यही तय हुआ था कि सर्वे दोबारा करवाया जाएगा, जिसके पक्ष में सर्वे होगा उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो इसमें क्या गलत प्रक्रिया है? हम सर्वे के आधार पर उम्मीदवार ना बनाएं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी नेता मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी एकजुट है, किसी नगर निगम में कोई बगावत नहीं है और कल हमारे पार्षद प्रत्याशियों की भी हम घोषणा करने जा रहे हैं। भाजपा बुरी तरह पिछड़ गई है और भाजपा की यही सरफुटबल सड़कों पर मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो हमारा सिरदर्द था ज्योतिरादित्य सिंधिया वो अब आपका हो गया और शायद इसीलिए परेशानी बढ़ी हुई है। फिलहाल तय नहीं हो रहे हैं, ग्वालियर में नाम तय नहीं हो पा रहा है, इंदौर में तय नहीं हो पा रहा है, भोपाल में तय हुआ तो वो कमजोर प्रत्याशी बता दिया कांग्रेस पार्टी ने। भोपाल में तय हुआ नाम और कांग्रेस ने कमजोर बता दिया। देख लीजिए, कुछ ही दिन बचेंगे रिजल्ट आने में, कांग्रेस को पता लग जाएगा कौन कमजोर है कौन मजबूत। देखिए, भोपाल की हमारी प्रत्याशी श्रीमती राय एक संगठनात्मक कार्यकर्ता हैं, उनकी अपने क्षेत्र में भी अच्छी छवि है। किन्हीं कारणों से वो पार्षद का चुनाव लड़ी और क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के कारण उसमें विजयी नहीं बन सकी, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक अच्छी राजनेता है, अच्छी कार्यकर्ता है और लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी से ये नहीं आंक लेना चाहिए। जहां तक आगे रहने और पीछे रहने की बात है, तो देखिए अजय भाई, जिस दिन तक पर्चा भरने की तारीख होती है उस दिन तक पर्चा भरने के लिए समय होता है, टिकट घोषणा के लिए भी समय होता है, उसमें आगे पीछे क्या होता है। अगर महीने भर पहले भी तय करते हैं तो उससे कोई आगे पीछे का विषय नहीं होता है। आपका भी रतलाम प्रत्याशी तय नहीं हुआ तो क्या पीछे हो गए? मुझे लगता है कि जो मुख्य बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से नगरीय निकाय के इलेक्शन डिक्लेयर हुए उस दिन से संगठनात्मक तौर पे चुनावी कार्य चालू कर चुकी है। हमारे चुनाव प्रबंधन कार्यालय का, राज्य स्तरीय प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन तभी हो गया था। हमने उसके लिए कार्यक्रम बना लिए, बूथों की संरचना, बूथों पे किस तरह से हमें प्रचार प्रसार करना है वो तय हुआ। हमारी डिफरेंट लेवल की चुनाव चयन समिति टिकट। विकास जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं सर आपसे, जो भी आपका प्रोसेस है, आपने क्राइटेरिया जो अभी तक दिखा भी है आप लोगों का कि 60+ को टिकट नहीं देना है, तो क्या वो इंदौर में आप उस पर अपने स्ट्रिक्ट रहेंगे कि हाँ 60+ से हम ऊपर के व्यक्ति को टिकट नहीं देने वाले हैं? क्योंकि वहाँ पर आपका पेंच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ से जो उम्मीदवार लग रहा था कि सर्वसम्मति से बात बन सकती है,
वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया है आपका नाम माया सिंह का। इसके अलावा ग्वालियर से, माफ़ कीजिएगा, माया सिंह का नाम था। लेकिन क्या आप इन चीज़ों पे अड़िग हैं कि नहीं 60 प्लस से ऊपर टिकट नहीं देना है हमें? इस पर आप अभी भी रहेंगे? क्योंकि कई सीटों पर ऐसा लग रहा है समीकरण बिगड़ रहे हैं आप लोगों के। देखिए, इसके लिए चयन समिति है, चयन समिति ने चर्चाएं की हैं। कुछ और भी अगर जानकारियां जरूरत पड़ी होगी तो उनका इंतजार किया जा रहा है। और देखिए, आखिरी तारीख पर्चा भरने की कभी दूर है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कहीं कोई डेटलाली है या हम देर हैं या चुप रहे हैं। जहाँ तक आपने क्राइटेरिया की बात की, इसके लिए देखिए, मैं आप कुछ भी कयास लगा सकते हैं, लेकिन अंततः टिकट चयन समिति द्वारा ही तय किया जाते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पर क्या चर्चा होती है वो ना मुझे पता होती है। कई बार ऐसा होता है ना सर कि जहाँ पर चीजें इजी है वहां पर तो आप क्राइटेरिया लगा देते हैं, जहां पर आपको लगता है कि जो हमारा कैंडिडेट मजबूत है, इसको हटाना मुश्किल है, वहां पर क्राइटेरिया को शिथिल कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए, मुझे लगता है तो ग्वालियर में ऐसा तो नहीं होगा। भोपाल प्रवास में जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, आप लोगों से चर्चा हुई थी, उन्होंने स्पष्ट आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कहीं क्राइटेरिया बनाया है और फिर हमें लगा था उस वक्त कि हम इससे थोड़ा सा कमजोर भी रह सकते हैं, तो भी हमने क्राइटेरिया का पालन किया। अब देखिए, क्राइटेरिया क्या है ये तो चयन समिति के तहत ही सोच विचार का विषय है, चिंतन का विषय है। हम इतना जानते हैं कि हम पार्टी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट देंगे। और कैंडिडेट क्या, कब तक ये 3 नाम आएंगे सर, और इन पर दिक्कत कहाँ है? आप लोगों ने कहा कि एक प्रोसेस है हमारा, उस प्रोसेस को हम अपना रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं होता है कि एक नाम आ गया और वो डिसाइड हो गया। यही दलील आप लोगों की तरफ से दी जा रही थी लगातार। तो इन 3 सीटों पर क्या दिक्कत आ गई कि क्या ज़्यादा लोग हैं, क्या ज़्यादा लोग अपने चहेतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं? किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, चयन समिति में एक एक क्षेत्र के लिए चर्चा होती है, कुछ क्षेत्रों की चर्चा हो गई और समय चाहिए बाकी चर्चाओं के लिए। एक बार की बैठक में ये तय नहीं हो पाया तो बाद में बैठेंगे। आजकल तो कुछ लोग वर्चुअली भी जुड़ते रहते हैं बैठक में, तो एक माध्यम और अच्छा है कि हम बार बार चर्चा कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बैठकों की संख्या बढ़ी है। ये तो अच्छा, दूसरा विषय जो आप कह रहे थे, मैं एक बात अजय जी को क्लियर कर देना चाह रहा था। अजय जी उपहास उड़ा रहे हैं। देखिए अजय भाई, कितनी बार हुआ है कि नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस कोई टिकट नहीं आवंटित कर पाई और उन्होंने कहा जो जीता वही हमारा पट्टा। तो कांग्रेस का तो ये इतिहास भी रहा है, वर्तमान भी देखिए आप, ऐसे ही होने वाला है। कमलनाथ जी ने एक क्राइटेरिया कहा कि जिस क्षेत्र से जो नेता होगा, वोटर होगा, उसी को हम टिकट देंगे, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ही मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय सिंह जी कहना चाह रहे हैं इस पर। अजय सिंह खड़ा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए लोकेन जी हास्यास्पद है इनकी बात। जब कांग्रेस पार्टी अपने 15 महापौर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है तो ये कैसे होने वाला है कि जो जीता वही उम्मीदवार? आप इस तरह की बात मत करिए, तथ्यों पे बात करिए। मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि लोकप्रिय उम्मीदवार को भोपाल में प्रत्याशी बनाया, ऐसी कैसी लोकप्रिय जो नगर निगम के 85 में से एक वार्ड पे 2-2 बार पार्षद का चुनाव हार गई। तो राजनीति में चुनाव तो अजय सिंह यादव जी, लेकिन एक बात बताइए सर मुझे, आप भी मुख्यमंत्री चेहरा बना देना उन्हें। बहुत सक्रिय हैं लगातार और बेहतर समझते हैं। क्या कोई अगर व्यक्ति हार गया चुनाव तो उसे दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? समाप्त हो जाता है वहां पर? देखिए लोकेन जी, बिल्कुल सही बात है, सभी को अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में परफॉर्मेंस का आधार होता है। जो व्यक्ति पार्षद का चुनाव हारे वो कहे कि 85 पार्षदों के महापौर के लिए मजबूत कैंडिडेट है, तो ये तो दिवालियापन ही माना जाएगा कि आपके पास प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए आपको हारते हुए आदमी को टिकट देना पड़ा। नहीं तो ना सामाजिक क्षेत्र में ना राजनीतिक क्षेत्र में कभी जो नाम ना सुना हो। आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपने भाजपा की प्रत्याशी का नाम आज के पहले कभी सुना था?
भोपाल की राजधानी में कि ये कोई सक्रिय नेता रही हैं, तो ये दिवालियापन है। यहाँ तक कि छिंदवाड़ा में शासकीय अधिकारी को टिकट दिया है जिनका अभी तक इस्तीफा भी नहीं हुआ है नौकरी से। नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्राइटेरिया का सवाल नहीं है। लेकिन उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है अजय सिंह यादव जी। इंदौर में आपको टिकट लगता दिलाने है के कि लिए ये एक टोन सेट करने की कोशिश शुरू से ही की जा रही थी कि परिवारवाद से किनारा किया जाएगा, विधायकों को नहीं जिम्मेदारी दी जाएगी और युवा नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ये कुछ चीजें इसमें निकलकर सामने आई हैं। ये आपको चैलेंज कर सकती हैं इस चुनाव में? देखिए कहाँ बढ़ा पाए युवाओं और नए चेहरों को। मैंने आपसे कहा हारे हुए क्राइटेरिया रखा कि 60 से कम उम्र के लोगों को हम टिकट देंगे, उस पर अभी तक तो अड़े गए वो। देखिए हमारे तो सभी प्रत्याशी 60 साल से कम उम्र के हैं। मैं आपको बता दूं 15 हमारे जितने भी घोषित हुए हैं एक भी 60 साल से ज्यादा उम्र का नहीं है, जबकि हमने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति कर सकती है। युवक कांग्रेस के माध्यम से 4 नेताओं को हमने टिकट दिया है जो कि युवक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। कांग्रेस पार्टी में जीत की संभावना सबसे बड़ा क्राइटेरिया है और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई है और बारिश के मौसम में चुनाव है, जनता इन्हें हिसाब देगी। भोपाल में नालियों में बच्चे बहे हैं, ऐसी नगर निगम व्यवस्था इन्होंने दी है। ग्वालियर में विवेक सेजवलकर ने लिख के दिया है कि नगर निगम कमिश्नर मेरी बात नहीं सुनते, नगर निगम बदहाल है, कुत्ते की आवारा कुत्तों की व्यवस्थाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाई, ऐसी व्यवस्था इन्होंने दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ना जनता का सामना कर पा रही है, ना अपने नेताओं के विवाद निपटा पा रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से रणनीति के साथ काम कर रही है। पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हमने एक मत होकर नाम सामने रख दिए, बीजेपी इसमें पिछड़ गई। अभी भी 3 बड़ी जगहों के नाम सामने नहीं आए, 2 तो इसमें प्राइम है और इंदौर सबसे बड़ा नगर निगम है। तो क्या इससे कोई माइलेज चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है? और जो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि ये कई गुटों में बटी हुई पार्टी है, क्या आप जो कांग्रेस कह रही है कि नहीं बीजेपी में उल्टा है, बीजेपी गुटों में बटी हुई पार्टी नजर आ रही है, इसका चुनाव में कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा? सत्यप्रकाश जी। देखिए लोकेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए हम दोनों पार्टीज को देखते हैं, कांग्रेस या बीजेपी को, तो पाते हैं कि कांग्रेस ने जो टिकट अनाउंस किए हैं वो टिकट कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी भाजपा की परंपरा को मानते हुए की है, क्योंकि भाजपा पहले विधायकों को कई नगर निगमों में चुनाव लड़ा चुकी है और वहां से वो मेयर भी बना चुकी है। तो कांग्रेस का ये प्रयास रहा है कि अगर उस स्ट्रेटजी को अपनाया जाए तो कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि भाजपा को एक बड़ी टक्कर दे, क्योंकि कांग्रेस ने एक लंबे समय से एक भी 16 में से एक भी नगर निगम पर कब्जा नहीं कर पाया, जिसके कारण कांग्रेस अब जो मूड में है उसने इसलिए इतने मजबूत प्रत्याशी दिए हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं ये यथार्थ है मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं आपको फिर कहूं कि किसी भी इलेक्शंस में आप जानते हैं कि जो चुनाव की रणनीति होती है या स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी में करेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा पार्ट होता है। अगर भाजपा इतना डिले कर रही, पहले कांग्रेस आपको पता हो डिले होता था क्योंकि वहां पर फैक्शनिज्म एक बड़ा कारण माना जाता था, जिसके कारण लास्ट मोमेंट पर ये टिकट अनाउंस कर पाते थे और कई बार लोग बगावत करके दूसरे दलों में या इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ जाते थे। लेकिन आज भाजपा के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ा विचार आ रहा है कि आप ग्वालियर और इंदौर में टिकट फाइनल नहीं कर पाए। एक चीज और एग्जांपल देखिए, रतलाम का टिकट जो होल्ड है दोनों पार्टीज की तरफ से, उसके पीछे कारण क्या है कि वहां के जो कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया या उनके बेटे एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहते हैं जो व्यक्ति कहीं ना कहीं उनका करीबी है, लेकिन उस पर एक केस है, 15 तारीख को उसका रिजल्ट आना है। अगर निर्णय आता है कोर्ट से तब फिर वहां कांग्रेस का टिकट फाइनल होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यहां पर भाजपा कांग्रेस के पीछे पीछे चल रही है, जबकि होता था कांग्रेस भाजपा हमेशा आगे चलती रही है और वो पहले अनाउंस करती थी तब कांग्रेस को मजबूर कर देती थी कि आप टिकट फाइनल करें। लेकिन आज जो परिदृश्य भाजपा के अंदर चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करता है कि वहां पर भी फैक्शनिज्म जैसी चीजें जन्म ले रही हैं और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ा हानिकारक है। इसके पीछे एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कहीं ना कहीं कैडर बेस माना जाता रहा है
और उसका कैडर, उसकी प्रायोरिटी रहती थी, अनुशासन भी वहां पर गजब का था, और जिसके कारण ही वो 1980 से लेके आज तक इतने बड़े मुकाम पर इतना बड़ा राजनीतिक दल बना। लेकिन कुछ समय से देख रहे हैं कि उसने काफी लोगों को अपने पार्टी में शामिल करना, इससे ये हालात बन गए देखना यही है कि ये बचे हुए जो नाम हैं वो कब तक सामने आते हैं और इसका कितना फायदा दोनों ही पार्टियों को मिलता है, कौन सा कैंडिडेट जिताऊ साबित होता है। समय इतना ही, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।